सचिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जो कि लिखे हुए हैं रोज कहानी। तो रोज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको समझने में बहुत मजा आएगा। तो आपको बुक उठाने और रटने की आवश्यकता नहीं है, ओनली आप वीडियो को देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए रोज कहानी का समरी याद हो जाएगा। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जी का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है केसिया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इनका मूल निवास है करतापुर, पंजाब। माता और पिता का नाम है ब्यमती देवी माता का नाम, और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। और शिक्षा इनकी बात करें तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध उसके बाद लाहौर से इन्होंने की है। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई इनकी रुक गई, यानी आगे पढ़ाई नहीं कर सके। और भाषा ज्ञान का बात करें, मतलब इसको कौन कौन से भाषा आते थे? तो इन्हें आते थे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी एवं तमिल और आदि अनेक भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। व्यक्तित्व एवं इनका स्वभाव का हम बात करें तो व्यक्तित्व एवं स्वभाव में है सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर, सुरुचि व्यवस्था यानी सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रिय था, एकांत प्रिय, अंतमुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबदला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर इनके साथ रहने का परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। अभिरुचि का बात करें, मतलब इन्हें क्या क्या पसंद थे, तो अभिरुचि में हो जाएगा बागवानी पसंद थे, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्य में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं, सम्मान एवं पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिला हुआ है? तो सम्मान एवं पुरस्कार में हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगो युगोस्लोविया का अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला आदि पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित। अब हम पत्रकारिता का बात कर लेते हैं तो सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइल्स नई दिल्ली, थॉट वाक, एमरी मैन्स अंग्रेजी में संपादन। कृतिया का हम बात कर ले तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कौन से कवि या कौन से लेखक ने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी, तो आपको याद होना चाहिए कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जी। उसके बाद है लेखक हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करते थे, यानी जो ये लिखते थे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। घर पर एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना चाहिए कि आनंद बंधु सबसे पहले मतलब प्रकाशित हुई थी। वही घर पर एक पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे, जो कि 1924 से 1925 में एक उपन्यास लिखा था। तो आपको याद रखना चाहिए इनका पहली कहानी 1924 ईस्वी में कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका में सेवाएं प्रकाशित हुई थी, जो कि 1930 के बाद नियमित लेखन थे इनका। नेक्स्ट है बिपथगा, जयदोल, ए तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि इनका कहानी संकलन है। उसके बाद है शेखर एक जीवनी है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944 और नदी के द्वीप अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि 1952 ईस्वी में। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में सभी उपन्यास है। उसके बाद उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी में। नाटक भग्नदूत, चिंता, इत्मलम, हरी घास पर क्षण भर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भावरा अहेरी,
आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा, आदि कविता इनका संग्रह है। उसके बाद है अरे यार वार या रहेगा याद। उसके बाद 1953 ईस्वी में है एक बूंद सहसा उछली, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखनी 10th का कविता है। यात्रा साहित्य, त्रिशंकु, आत्म आत्मेन पेद, आल बाल, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संस्तार आदि सभी प्रकार के निबंध है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुरस्कारिणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ है। उसके बाद है शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित के अनेक कृतियों को अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर गोरा का हिंदी अनुवाद है इनका। तो चलिए बहुत सा प्यारा चैप्टर रोज कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर को हम बिना आपको बोर कराए हुए पूरा चैप्टर को बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। आप ओनली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अंत में हर क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे एग्जाम में हो या अभी हो, सभी टाइम में आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं रोज में कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है, दोपहर से उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बझोल और प्रकंपमय घना सा छनाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्वक हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतिज्ञा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। अब आप नहीं समझेंगे कि यहाँ पर मालती कौन है। तो कहानी को आप जैसे आगे बढ़ेंगे यानी आगे सुनेंगे तो आपको सभी कैरेक्टर का नाम पता हो जाएगा कि कौन मालती है और कि कौन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, बे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। नेक्स्ट है, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। उसके बाद मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मानी पर वह नहीं मानी और बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो और यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर दूसरे कमरे में शीशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुंह उठ करके भीतर चली गई। मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देख रह कर सोच रहा था, यह क्या है? यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्या का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पीटे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वच्छता और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंध में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआन सा होकर कहने लगा, ऊ। उसके बाद मालती फिर इसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर।
आंगर की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतिज्ञा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे आया हूँ, और चुप बैठी है। क्या वह विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते हुए दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि अब निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खीन होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर के बाद उसकी ओर देखा। वह मेरी आंख की ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंख नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती भीतर से कहीं चेष्टा कर रहा हो, किसी बात यानी किसी बीती हुई बातों को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाग कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार को, तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चीर विस्मित मानो मर गया, और उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्रबल उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का टोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति, मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो में उसे पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, और ऐसे विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे। एक तरह का स्वच्छात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर महेश्वर मालती के पति के नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर था। उसे हैसियत से इन क्वार्टर्स में रहते थे। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30 या 2 बजे लौटते। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए चले जाते। डिस्पेंसरी के साथ से छोटे अस्पताल में रोगियों के देखने और अन्य जरूरी हिदायत करने का उनका जीवन में बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता था। नृत्य वही, उसी काम के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वही स्वयं उठाकर उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण अपने फुर्सत के समय सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों को खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोला कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना प्रारंभ करते हैं और मेरी ओर देखकर, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे वक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा खाना लगता है। भूखी बढ़ी हुई होती है और शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे की गोद में लिए हुई थी। बच्चे रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, यह हमेशा ही ऐसा करता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले लो, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। अब बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंक गया। मेरा सुना मालती वही आंगन में बैठे अपने आप की एक लंबी सी
थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए, मानो कोई बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत, हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा हूँ, कुछ होगा नहीं होगा? यूं नहीं, रोब तो ना जमाओ कि बहुत, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते। मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2 या 1 दिन में आ जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी का क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी मिली। कहते हुए मैंने मन में सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने एक की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 1-2 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई और फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलती, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर है, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े यहाँ। कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी और वह हंस कर रही थी। यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तक भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आप कैसे हो? आप कैसे हो? लौरी में आए? कैसे, लौरी में या पैदल? इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, आखिरी तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुछ पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई और फिर बोलने लगी। फिर बोली, तुम थक गए होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं थका हूँ, रहने भी दो। थके नहीं? भला थके कैसे? और तुम क्या करोगी? मैं तो बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी ही नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं लेट गया और कुछ छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों को घिसने की खन खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघाने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट पड़ा और मौन हो गया। इससे मेरी निद्रा यानी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खरक रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। यह वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखा। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अभूतहीन, नीरस यंत्रावत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उनका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीडोमीटर यंत्रवत फसलता नापता जाता है और यंत्रवत विषांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब वह कभी 6 के बज चुके थे, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उसके साथ बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था, मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथ से मुंह पोंछते 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 महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे का एम्बुलेंस में अस्पताल भिजवा दिया हूँ। मैंने पूछा, गैंग्रीन हो गया है कैसे? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए।
बोले हाँ मिल ही जाते हैं, या गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी। अब वो आ गई और बोली हाँ केस बनते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने की क्या आवश्यकता है, यह भी बड़ी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, किसी का अच्छा अभ्यास, यही इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। महेश्वर बोले, हंसकर बोले, न काटो तो उसकी जान गंवाए। हाँ पहली तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर दिया मुस्कुराकर। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या लापरवाह, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल के कहा टिप टिप टिप, मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोने धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांग के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था और एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा उधर मत जा और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोला अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। होने का तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे आ- अब के नीचे जाएंगे तो चरपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम दोनों महेश्वर टीटी और मैं दो पलंग पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसी को कमी के छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा और बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया। किंतु बीच बीच में एकाएक कोई भला हुई यानी कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है, अंगूठी पर रखे रखे थे यानी अंगूठी पर रखे थे कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लिपटे थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसने उसे आम फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम अभी स्कूल में भर्ती थी, जब हम सभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा वि- विजय थी हाजिरी को चूकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता है कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैंने भी खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इससे 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर के बाद देखूंगी कि इस समाप्त कर चुकी हो या नहीं, तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? नहीं, वह निर्ता ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती और अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर में दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुपचाप खड़ी थी। फिर पिता ने कहा उद्भट स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी और मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्भट और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी को कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई थी। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकाने और दूसरे को एक छोटे डिब्बे में उठाकर अपने सामान रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतिज्ञा करने लगा। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक ओर
मोम जमा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी और वह सो गया था। वह पर नींद कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठा भी गया पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके सोबर न मानो, जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघा रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर्स की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी से चमक रही थी और अत्यंत शीतलता और स्किनता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी को सोख कर चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग को, जो कोमल किंतु करुण नहीं, अशांतिमय किंतु उद्मय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधली नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ और नीरव से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठाकर वातावरण खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही है। पर यह सब मैं भी देखा अकेले में। मैंने महेश्वर ऊँघा रहे थे और मालती उस समय भोजन से निर्वत होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई। मेरे कहने पर ही वह 11 बजने वाले थे। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बजे बज जाते हैं। मालती ने कहा, सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बह रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा और एकाएक मानो शैश्विक वोचित ममता से भर उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपटकर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकलकर मैं से उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट लग गई होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति हो गया हो। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इससे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तंभ हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में एक समूचे अस्तित्व के विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ युवती, माँ, यहाँ तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर पर गई है और उनके जीवन से इस पहले की यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतने ही नहीं, मैंने उस छाया को देख कर भी लिया। इतने देर में पूर्वत शांति हो गई और महेश्वर फिर लौट लेट कर ऊँघा रहे थे। टिट्टी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आधा सिसकी उसके साथ शरीर को हिला देती। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती आकाश में मालती आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारे को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही थी पलके उठाकर अक्षमता किसी स्पष्ट प्रतिज्ञा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे को खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और फिर धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। मात्र आपको 30 मिनट में रोज कहानी का समरी बताया गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चैप्टर 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर पहले 1 से चैप्टर 4 तक का वीडियो देख ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।